हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक जो कि लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि ऐसा फील करते हैं कि यार ये सारी चीजें कैसे याद रहेंगी, इनको हम कैसे याद रखेंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करने वाला हूं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में। मतलब कैसे क्वेश्चन साथ, कैसे रूल्स बनते हैं, कैसे लॉज बनते हैं, वो सारी सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा फॉर्मूला। एंड गाइस, आपको बहुत अच्छे से इसको याद करके रखना है, ठीक है? चलो, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बोलो क्या है बच्चों? अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। बोलो क्या है यहाँ पे? अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। चलो बढ़िया है। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में आपको बहुत सारे लॉ सिखाऊंगा, बहुत सारे रूल सिखाऊंगा। चलो वो एक एक करके सब सीखेंगे। तो बेटा पहला वाला फर्स्ट रूल है आपका आइडी इंपोर्टेंट लॉ। बहुत ध्यान से देखो सभी लोग, आइडी इंपोर्टेंट लॉ। तो बेटा आइडी इंपोर्टेंट लॉ क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट बीच में और सेम स्टेटमेंट रहेगा तो आंसर वही स्टेटमेंट आता है। कोई भी स्टेटमेंट बीच में एंड वही स्टेटमेंट, आंसर वही स्टेटमेंट आता है। मतलब चाहे सेम स्टेटमेंट का और निकालो, चाहे सेम स्टेटमेंट का एंड निकालो, आपका आंसर वही स्टेटमेंट आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सेम स्टेटमेंट का और निकालो, चाहे सेम स्टेटमेंट का एंड निकालो, यस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। सेकेंड, कम्यूटेटिव लॉ। मतलब P और P इक्वल टू P एंड P इक्वल टू P। नेक्स्ट में बच्चों कम्यूटेटिव लॉ। ध्यान से देखो सब लोग, सब लॉ याद रखना है, एकदम सिंपल है। कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूं P और Q, या मैं बोल दूं Q और P, तो कम्यूटेटिव मतलब P Q से बात कर रहा है, इसका मतलब Q भी तो P से बात कर रहा है, वही बात हो गई। सो P और Q बोले या Q और P बोले, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। उसी तरीके से मैं P एंड Q बोलूं या Q एंड P बोलूं, बच्चों दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। सो व्हाट इज योर कम्यूटेटिव लॉ गाइस? P और Q और P दोनों का मीनिंग सेम होता है। P एंड Q बोले या Q एंड P बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। फिर आता है आपका तीसरा लॉ, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? एसोसिएटिव लॉ। सारे लॉ सीखना है, बट इसमें सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है मैं बताऊंगा, रुक जाओ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? जैसे P और Q और R इज इक्वल टू P और Q और R। मतलब अगर अंदर और बाहर दोनों जगह ऑपरेटर सेम हो, ऑपरेटर सेम मतलब बेटा या तो दोनों और हो या तो दोनों एंड हो। जैसे यहां पे और की बात करते हैं हम लोग, अगर दोनों जगह और है तो आप किसी को भी किसी के साथ लिख सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर आप पहले Q और R निकालो और जो भी आंसर आता है उसका P के साथ में और निकालो, कोई दिक्कत नहीं। या P और Q निकाल करके जो भी आंसर आता है उसका R के साथ में और निकालो, जो भी होगा भाई गाइस, इन दोनों से हमारा आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ का रूल ये होता है कि अंदर बाहर का ऑपरेटर होना चाहिए सेम, अंदर बाहर का ऑपरेटर होना चाहिए सेम। जैसे इसके बाद अगर मैं एंड ले लूं, P एंड Q एंड R, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान देना, P एंड Q एंड R। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या मैं P और R को साथ में लेके सॉल्व कर सकता हूं? हाँ चलेगा बेटा, चलेगा चलेगा। आप P एंड R ले लो एंड Q ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। P एंड सॉरी, यहां पे और था ऊपर। P, यस, P और R ले लो, यहाँ पे P एंड R लेकर के एंड Q कर लो। मतलब जरूरी नहीं किसी को किसी के साथ रख सकते हो, P को Q के साथ रखो या Q को R के साथ रखो या P को R के साथ रखो, बीच में ऑपरेटर सेम है तो कोई टेंशन की बात नहीं होती, आंसर सेम ही आता है। फोर्थ वन, अब कई लोग बोलेंगे सर अगर जैसे यहां पे और आपने बोल दिया, मतलब सेम ऑपरेटर है तो अपन ने एसोसिएटिव लगाया, मतलब किसी को भी किसी के साथ में एसोसिएट कर सकते हो। इसका मतलब यह होता है कि किसी को भी साथ में आप एसोसिएट कर सकते हो।
लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बीच में होगा डिफरेंट ऑपरेटर। मतलब हो सकता है बाहर और हो, अंदर एंड मिल जाए, या बाहर एंड हो, अंदर और मिल जाए, मतलब डिफरेंट ऑपरेटर का अंदर बाहर का। यहां पे क्या हो रहा है, अंदर बाहर का ऑपरेटर क्या है, सेम। लेकिन जब डिफरेंट आता है तो बच्चों मैंने एक रूल बनाया है, डी फॉर डिफरेंट एंड डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोलो मैंने क्या बोला, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब अगर मान के चलो कि अंदर बाहर का ऑपरेटर डिफरेंट है तो एक ही लॉ अप्लाई करने का, इसका नाम क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो चलो, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या हो जाएगा बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे मैंने बोल दिया P और Q एंड R। देखा आपने, P और Q एंड R, देखो बाहर और है, अंदर एंड है। वैसे एक और लिख दो, अगर बाहर एंड रख के अंदर और रखूं, देखा आपने, तो दोनों केस में क्या हो रहा है बेटा, दोनों केस में आपका ऑपरेटर डिफरेंट है। यहां पे बाहर देखो और है, अंदर एंड है, यहां पे एंड है और है। सो ऑपरेटर डिफरेंट होने की वजह से आप इस वाले बंदे को ध्यान देना, कोई भी स्टेटमेंट को अगर आप कॉमन लेते हो, कहीं पे मल्टीप्लाई करते हो, हमेशा दिमाग में एक बात रखना, उसको ऑपरेटर के साथ में ही भेजना है या ऑपरेटर के साथ में ही निकालना है। कभी भी कोई भी स्टेटमेंट लॉजिक के अंदर आप कॉमन लेते हो या किसी से मल्टीप्लाई करते हो, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं जाता बेटा, हमेशा ऑपरेटर भी जाता है। मतलब यहां पे पी और मल्टीप्लाई होगा इन दोनों लोगों के साथ, तो पी और का मल्टीप्लाई पहले क्यू के साथ करो, देखो एक एक करके, टेंशन मत लो। तो पी और का मल्टीप्लाई क्यू के साथ, मतलब समझ रहे हो, पी और क्यू, सही है ना बेटा, पी और का मल्टीप्लाई क्यू के साथ। फिर बीच में क्या है बेटा, एंड, तो ऐसा एंड कॉपी कर लो, सही है। उसके बाद अब इस पी और का मल्टीप्लाई आर के साथ, देखो ना, पी और का मल्टीप्लाई क्यू के साथ में क्या मुझे मिल गया, पी और क्यू, बीच में एंड है तो मैंने एंड कॉपी कर दिया। अब इस पी और का मल्टीप्लाई आर के साथ करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, पी और आर। क्या हो जाएगा बेटा, पी और आर। देखा सिंपल, पी और का मल्टीप्लाई क्यू के साथ तो पी और क्यू, एक एक करके, फिर एंड है तो एंड छाप दिया, फिर इस पी और का मल्टीप्लाई आर के साथ पी और आर। सिंपल है कि नहीं, यस। चलो वैसे यहां पे करेंगे बेटा, अब ये P एंड है, उसका मल्टीप्लाई पहले Q के साथ करेंगे तो क्या आएगा, P एंड Q। यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहां पे किसी को भी किसी के साथ रख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटर सेम है, तो एसोसिएटिव में ऐसे ही होता है। अब इसके बाद क्या है, और, तो और आपने छाप दिया, समझने की कोशिश करो। फिर इस P और का मल्टीप्लाई R के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी P एंड का मल्टीप्लाई P एंड R, देखा आपने। सो P एंड का मल्टीप्लाई Q के साथ किया तो P एंड Q, बीच में और है तो और जब P एंड का मल्टीप्लाई R के साथ किया तो P एंड R। तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो फटाफट बोलो, पहला लॉ क्या था, आईडी इंपॉर्टेंट लॉ, P और P इज इक्वल टू P, या P एंड P इज इक्वल टू P होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या था बेटा, P और P, या मैं Q और P बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम है। P एंड Q या Q एंड P बोलूं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर अंदर बाहर का ऑपरेटर सेम हो तो आप किसी को भी किसी के साथ रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है कि अंदर और बाहर का ऑपरेटर डिफरेंट होता है, ये और है और ये क्या है बेटा, एंड। उस केस में जो भी बाहर है स्टेटमेंट, उस ऑपरेटर के साथ में सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो पी और का मल्टीप्लाई क्यू के साथ किया तो पी और क्यू, फिर एंड है तो एंड, फिर पी और का मल्टीप्लाई आर के साथ किया तो पी और आर, वैसे ही दूसरे वाले में, ठीक है। अब फोर्थ के बाद आता है बेटा फिफ्थ वन, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। सारे लॉ टेंशन मत लो, मैं जैसे जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही सीखो, आपको सारे लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है वो भी बताऊंगा। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है बेटा, कोई भी स्टेटमेंट होगा बीच में और या एंड हो सकता है और दूसरा उसका निगेशन होगा। कोई भी स्टेटमेंट होगा बीच में एंड, मतलब और हुआ तभी एंड आ सकता है, बीच में उसका निगेशन। अब ध्यान से सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान देना, समझते कोशिश करते क्या वैल्यू आती है। अगर मैं P की वैल्यू रखता हूं तो P की वैल्यू या तो मैं ट्रू रख सकता हूं या तो फॉल्स, क्योंकि P एक स्टेटमेंट है तो उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। सोचो यहां पे अगर P के प्लेस पे मैंने ट्रू रखा और बीच में और है, डेफिनेटली आपका निगेशन P क्या होगा, फॉल्स।
सही बात है। और आप सभी को पता है ट्रू और फॉल्स क्या होता है बेटा, ट्रू होता है, क्योंकि और में एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर होता है ट्रू। देखा। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर P के प्लेस पे फॉल्स रखूंगा, बीच में और कॉपी किया, डेफिनेटली निगेशन P, क्योंकि P का निगेशन क्या होता है बेटा, निगेशन P, तो निगेशन P क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि अगर P ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स होगा, और अगर आपका P फॉल्स है तो निगेशन P क्या होगा, ट्रू। समझने की कोशिश करो, P अगर आपका ट्रू है तो निगेशन P होगा फॉल्स, अगर P आपका फॉल्स है तो निगेशन P क्या हो जाएगा, ट्रू। तो पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन, अब यहां पे और है, एक ट्रू है, इसका मतलब आंसर आएगा ट्रू। तो आप क्या समझ रहे हो कि जब भी आप चाहे P के प्लेस पे ट्रू रखो चाहे फॉल्स रखो, इसका जो ओवरऑल आंसर आ रहा है एवरी टाइम क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसका ओवरऑल आंसर बचा एवरी टाइम क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। समझ गए, क्योंकि और होने की वजह से अगर एक ट्रू है यहां पे दूसरा फॉल्स ही दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है यार, बंदा हमेशा ट्रू ही आएगा। चलो यहां बात कर लेते हैं। अगर P के प्लेस पे ट्रू रखा, ये एंड है, तो निगेशन P तो आपको पता है फॉल्स होने वाला है। अगर P के प्लेस पे फॉल्स रखा एंड यहां पे कॉपी किया, तो निगेशन P क्या हो जाएगा, ट्रू। समझने की कोशिश करो, मैं चेक कर रहा हूं इसकी वैल्यू क्या होगी, याद करने की जरूरत नहीं है। तो P अगर ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स होगा, बीच में एंड। P अगर फॉल्स है तो निगेशन P ट्रू होगा और बीच में एंड होगा। अब एंड क्या बोलता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही आंसर ट्रू आता है। एंड क्या बोलता है बेटा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, सर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या यहां पे दोनों ट्रू है, नो सर, तो यहां पे भी क्या आएगा, फॉल्स। तो बोलो क्या समझा आपको यहां पर कि चाहे आप ट्रू रखो चाहे फॉल्स रखो, ओवरऑल वैल्यू आंसर फॉल्स ही आ रहा है। देखा, आपने फॉल्स ही देखा, तो इससे मुझे क्या समझा, P और निगेशन P, ध्यान से देखो सभी लोग, P और निगेशन P की वैल्यू हमेशा ट्रू होती है और P एंड निगेशन P की वैल्यू हमेशा फॉल्स होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज जो भी आप देखते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने P के प्लेस पे क्या रखा, चाहे ट्रू रखो चाहे फॉल्स रखो, चाहे फॉल्स रखो चाहे ट्रू रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा और वाले में आंसर ट्रू आता है और एंड वाले में आंसर फॉल्स आता है। तो कहीं पर भी P और निगेशन P या स्टेटमेंट उसका निगेशन बीच में और दिखा, स्टेटमेंट तो कोई भी हो सकता है ना यार, जैसे मैंने बोल दिया Q और निगेशन Q, R और निगेशन R, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट क्या है, अगर स्टेटमेंट उसका निगेशन साथ में दिया गया है और बीच में और है तो बिना कुछ सोचे समझे आपको हमेशा ट्रू लिखना है, और अगर बीच में एंड है तो बिना कुछ सोचे समझे आपको हमेशा फॉल्स लिखना है। सर समझ तो गया, सर याद रहेगा, रहेगा, बता रहा हूं। इसको याद करने के लिए मैंने एक तरीका बताया है ऑपरेशन थिएटर का, और इसको बताया मैंने एयरफोर्स का। ऑपरेशन थिएटर एयरफोर्स, और आया तो ट्रू, और आया तो ट्रू, समझ गया ना। कॉम्प्लीमेंट का रूल तो पता है, एक स्टेटमेंट होगा दूसरा इसका निगेशन, अगर बीच में और आता है तो आंसर ट्रू होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, ओटी। याद कैसे करने का, ऑपरेशन थिएटर, एएफ एयरफोर्स, एंड आया तो फॉल्स, एंड आया तो फॉल्स। देखा बेटा, एकदम सिंपल तरीका याद करने का। सो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट के बाद छठवां लॉ आता है बच्चों, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, अब ये जो आइडेंटिटी लॉ होता है बहुत शाना होता है, इसमें बच्चा स्टेटमेंट एक ही होता है, बीच में और हो सकता है, बीच में एंड हो सकता है, एक ट्रू हो सकता है एक फॉल्स हो सकता है, एक ट्रू हो सकता है एक फॉल्स। देखा बेटा आपने, समझने की कोशिश करो। और याद रखना, कोई भी बच्चा आइडेंटिटी लॉ को याद नहीं करेगा, कोई भी बच्चा, ध्यान रख, किसी को याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ लो कि इसकी वैल्यू बनानी कैसे होती है, फटफट आ जाएगा। क्योंकि याद करने जाओगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, याद नहीं करोगे तो कभी गलती होगी नहीं, बस आप तरीका देख लो कैसे इनको बनाना होता है, इनका फॉर्मूला कैसे समझना होता है। चलो इसकी बात करते हैं। पहले P है बेटा, तो P क्या होगा, ट्रू या तो फॉल्स, तो मैंने पहले ट्रू रखा, और ट्रू। बोलो ट्रू और ट्रू आंसर क्या होता है, ट्रू, क्योंकि और के केस में अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है। अब P के प्लेस पे फॉल्स रखते हैं, तो फॉल्स और ट्रू, तो और में एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, मतलब इसकी वैल्यू भी ट्रू आ रही है। मतलब P की वैल्यू चाहे ट्रू रखो चाहे फॉल्स रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल आंसर तो ट्रू ही आ रहा है। देख रहे हो आप, हमने P के प्लेस पे एक बार ट्रू रख के देखा कि इसकी वैल्यू क्या आ सकती है,
सो मैंने देखा ट्रू और ट्रू, आंसर ट्रू। फिर मैंने इसके प्लेस पे फॉल्स रख के देखा क्या वैल्यू आ सकती है, सो फॉल्स और ट्रू, अभी भी आंसर ट्रू आ रहा है क्योंकि और में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू हमेशा आता है। सो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि पी और ट्री में पी के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा ट्रू आएगा। मतलब स्टेटमेंट और पे है और एक स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब पी और ट्रू। पी मतलब कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट है, इन जनरल में पी ले रहा हूं, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, जिसे हम बोलते हैं टोटोलॉजी। कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया। अब यहां देख लेते हैं बेटा, चलो पी के प्लेस पे पहले ट्रू रख के देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सो क्या बनेगा, ट्रू और फॉल्स, और में क्या होता है, एक भी ट्रू होता है तो आंसर ट्रू आता है। देखो एक भी ट्रू है मतलब इसका आंसर ट्रू आएगा। फिर मैं पी के प्लेस पे फॉल्स रखता हूं, तो फॉल्स और क्या बोलता है, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक भी ट्रू है क्या, नहीं, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो आप यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जब आपने पी के प्लेस पे ट्रू रखा तो आंसर ट्रू आया, जब पी के प्लेस पे आपने फॉल्स रखा तो आंसर फॉल्स आया। तो पी और एफ देखा आपने, तो ट्रू रखने पे ट्रू आ रहा है, फॉल्स रखने पे फॉल्स आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पी की वैल्यू के ऊपर। तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं ये पी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, पी। अगर यहां पे क्यू होता, क्यू और फॉल्स, तो आंसर क्यू होता। यहां पे आर और फॉल्स, तो आंसर आर होता। समझ गए बात। तो स्टेटमेंट कोई भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको उसका नेचर समझना है कि क्या वैल्यू आ सकती है। राइट, देखा, याद करने की जरूरत है क्या, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बच्चों इस तरीके से सीखोगे कभी गलती नहीं होगी, मैं बता रहा हूं कभी गलती नहीं होगी। सॉरी। अब पी यहां पे, अब इसकी बात करते हैं, तो पी की वैल्यू एक बार ट्रू रखते हैं, एक बार फॉल्स। एक बार ट्रू रखा तो क्या हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू, बराबर। फॉल्स रखा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू, चलेगा ना। ट्रू रखने पे ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स रखने पे फॉल्स एंड ट्रू। चलो अब इसकी वैल्यू क्या है बेटा, देख लो सब लोग। तो एंड क्या होता है, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, हाँ सर बराबर है, दोनों ट्रू है। एंड में दोनों ट्रू है क्या, नो, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, जब आपने पी के प्लेस पे ट्रू रखा तो आंसर ट्रू आया, जब आपने पी के प्लेस पे फॉल्स रखा तो आंसर फॉल्स आया, मतलब इसकी वैल्यू पी के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसा प्रीवियस वाला था। देखा आपने, जैसा बच्चों प्रीवियस वाला था। तो कितने सिंपल वे से बता रहा हूं, देखो भाई इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, आपके कॉलेज का टीचर भी नहीं बताएगा यार, मैं बता रहा हूं आपको, लिख के देता हूं चीज। बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए भाई, सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो। देखो चैनल जो भी है ये सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए बनाया गया है, कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं जिनके पास यार कोई दिक्कत होती है या एक अव्वल क्वालिटी का टीचिंग नहीं मिल पाता, उस चीज को ध्यान में रखकर ये चैनल बनाया गया है कि यार हर बच्चे को फायदा हो, पढ़ाई हो उनकी, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने आपसे एक वादा किया हुआ है कि मैं नवंबर तक इस कॉमर्स का पूरा पोर्शन खत्म करूंगा, तो भाई खत्म करूंगा, यस खत्म करूंगा। धीरे धीरे जो लेक्चर्स है हमारे, वो उनकी जो कंटिन्यूटी वो बढ़ने लगेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी। अभी 3 होता है, फिर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नवंबर आते आते आपका पोर्शन भी हो जाएगा खत्म। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ में बैठ करके पढ़ाई करनी है। राइट, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से स्टडी करनी है मेरे प्यारे बच्चों। ओके चलो बढ़िया है। अब यहां देख लो पी और एफ, चेक कर लेना, इसका आंसर बाई पी फॉल्स आएगा, चेक करना, क्योंकि एंड है ना, ट्रू रखा, ट्रू एंड फॉल्स, आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स रखा तो फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर फॉल्स आएगा। देखा, इसको हम बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी लॉ। अच्छा एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं, आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में 1.9 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मेक श्योर दैट कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ, ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है उसके बाद डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट आ गया डेफिनेटली आइडेंटिटी आता है, मतलब तीनों लॉ बेटा सीक्वेंस में होते हैं। तो ये मैं तीनों को स्टार मार्क कर दे रहा हूं, क्योंकि तीनों क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा तीनों सीक्वेंस में आते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो सॉल्व होते हैं, प्रूफ होते हैं इन्हीं तीनों लॉ की वजह से। चलो वेरी गुड, अब ये हमारा हो गया लॉ नंबर 6। अब आते हैं लॉ नंबर 7 पे। आ जाओ भाई 7 को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, बेटा एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, ध्यान देना। आपके पास स्टेटमेंट होगा, जैसे मैंने बोल दिया पी और पी एंड क्यू,
मैंने बोल दिया P एंड P और Q। आपके पास स्टेटमेंट दो होगा, एक होगा मतलब बाहर और होगा, अंदर एंड, या बाहर एंड हो सकता है अंदर और, मतलब अंदर बाहर डिफरेंट ऑपरेटर होगा पहली बात। और दूसरी बात यह होती है मेरे प्यारे बच्चों कि एक स्टेटमेंट रिपीट होगा। कंडीशन देखो, अंदर बाहर डिफरेंट ऑपरेटर होगा, अगर बाहर और तो अंदर एंड होना चाहिए। सेम ऑपरेटर नहीं हो सकता, सेम ऑपरेटर में एब्जॉर्प्शन लॉ लगेगा ही नहीं। तो एब्जॉर्प्शन लॉ का रूल ये होता है कि उसको अप्लाई करने से पहले देखो क्या अंदर बाहर सेम डिफरेंट ऑपरेटर है। इफ यस मतलब पहला क्राइटेरिया खत्म हो गया। दूसरा क्राइटेरिया दोनों मतलब अंदर बाहर एक कॉमन बंदा होना चाहिए, एक कॉमन स्टेटमेंट, तो पीपी कॉमन है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है कि अगर अंदर बाहर का ऑपरेटर डिफरेंट है और एक स्टेटमेंट सेम है तो वही स्टेटमेंट मेरा आंसर होगा। दैट्स इट। यहां पे P सेम है तो P, अगर Q सेम होता तो आंसर Q होता। देखा आपने, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन लॉ। चलो नेक्स्ट वन, लॉ नंबर 8, इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन बोलोगे सर इतने सारे लॉ कैसे याद रहेंगे? अरे पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है यार, क्यों टेंशन लेते हो? पहले ही अपना होप छोड़ दोगे तो गलती हो जाएगी। इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है बेटा, निगेशन ऑफ पी। देखो हम लोगों ने बहुत बार किया है निगेशन में, यस क्या होता है बेटा, पी। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। चलो लॉ नंबर 9 आपने सीखा है, बोलो कौन सा लॉ? सर डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है बेटा, निगेशन ऑफ, अगर P और Q है तो निगेशन सबके पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, निगेशन P और का एंड निगेशन Q। अगर P एंड Q है तो क्या हो जाएगा, निगेशन P एंड का और फिर निगेशन Q। देखा आपने, सो निगेशन P और का एंड निगेशन Q, निगेशन अंदर क्या, निगेशन P एंड का और निगेशन Q, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ। अब आता है 10th वन जिसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। हो गया कंडीशनल लॉ। बच्चों आपको ये पता है कितनी बार मैंने बताया है कंडीशनल लॉ के बारे में, बोलो याद है? P इंप्लाइज दैट Q क्या था सर, पहले वाले का निगेशन, बीच में और दूसरा छाप देने का, और दूसरा क्या था, P डबल इंप्लाइज दैट Q में सर P इंप्लाइज दैट Q एंड Q इंप्लाइज दैट P। ये तो सबको पता है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा वाला छापना होता है, फिर पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा वाला छापना होता है। ध्यान देना बीच में यहाँ पे एंड ही होगा, फिक्स है बेटा, ठीक है। चलो सो लगभग 10 लॉ मैंने सिखाए, राइट। एक बार फिर से देख लो, आइडेम्पोटेंट सेम है तो आंसर वही आता है। कम्यूटेटिव P और Q बोले या Q और P बोले, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। एसोसिएटिव, अगर बीच का ऑपरेटर सेम है तो आप किसी को भी किसी के साथ रख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब अगर अंदर बाहर का ऑपरेटर डिफरेंट है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना होता है। कैसे, स्टेटमेंट को अंदर सबके पास भेजना होता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, एक स्टेटमेंट होगा दूसरा उसका निगेशन होगा, बीच में और भी हो सकता है एंड भी हो सकता है। और आया तो ऑपरेशन थिएटर याद रखने का, मतलब और के केस में हमेशा आंसर ट्रू आता है। एंड आया तो एयरफोर्स याद रखने का, एंड के केस में हमेशा आंसर फॉल्स आता है। आइडेंटिटी लॉ में P और ट्रू होता है, P और फॉल्स P होता है। कुछ लोग यहाँ पे T के प्लेस पे टोटोलॉजी और F के प्लेस पे कॉन्ट्राडिक्शन लिखते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सेम ही चीज है। P एंड T आपका P होता है, P एंड फॉल्स आपका फॉल्स होता है। फिर बच्चों हमने बता दिया एब्जॉर्प्शन लॉ, अगर अंदर बाहर का ऑपरेटर डिफरेंट है, एक बंदा सेम है तो वही आंसर आता है। इन्वोल्यूशन, निगेशन ऑफ P इज इक्वल टू P। डी मॉर्गन्स लॉ पता ही है, कंडीशनल लॉ आपको पता ही है। तो इसमें से मेनली क्या याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। जब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन प्रूफ करूंगा तो मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस कुछ ही लेक्चर लगने वाले हैं और आपका ये लॉजिक हो जाएगा खत्म। फिर मैं स्टार्ट करूंगा मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1। सब लोग फटफट करो, ठीक है। सो आई होप कि सबको ये पूरा लॉ समझ में आ गया होगा, अलजेब्रा स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा बच्चों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपको याद करना है कम से कम 4 से 5 बार, 6 बार, 10 बार खुद से बिना देखे लिखने की कोशिश करो। पहले आप एक बार देख के लिखो, दूसरी बार हो सकता है बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे, हो सकता है आपको बीच बीच में देखना पड़ जाए, फिर तीसरी बार हो सकता है कुछ कुछ देखना पड़ जाए, चौथी पांचवी बार जानते हो क्या हो जाएगा, बिना देखे लिख डालोगे सारा।
तो पहले आप अपने बुक पे ये पूरे के पूरे लॉ कम से कम 5 टाइम्स, बोलो कितनी बार बच्चों, 5 टाइम्स। ये आपका होमवर्क है, एकदम 5 टाइम्स। अगर 5 टाइम्स से याद नहीं होगा 10 बार कर लेना, लेकिन आज के आज ही फिनिश करो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि सभी को समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो लाइक कर दिया जाए फटाफट, शेयर कर दिया जाए वीडियो को, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो चलो बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।